अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैसेस। तो सबसे पहले हमें जानना यह है कि रिलेटिव मास क्या होता है। रिलेटिव मास इज़ अ मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस स्केल्ड विद कार्बन 12। मीन्स आपका जो गिवन सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस जिसे आप स्टडी कर रहे हैं उसके मैस को जब आप कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके लेते हैं तो उसे रिलेटिव मैस कहा जाता है। कार्बन 12 को हम एज अ स्केल ले रहे हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ मैस ऑफ एनी गिवन सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कार्बन 12 को ही एज अ स्केल क्यों ले रहे हैं। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड स्केल के तौर पे यूज़ किया जाता है टू टेक द रिलेटिव मास ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। तो इसकी तीन रीजंस हैं। द फर्स्ट वन, द कार्बन 12 इज़ अ हाईली स्टेबल आइसोटोप। मीन्स कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है जिसका आइसोटोपिक मास 12 है उसे कार्बन 12 कहेंगे। तो कार्बन 12 हाईली स्टेबल आइसोटोप है। सिर्फ एक रीज़न काफ़ी नहीं है। द नेक्स्ट वन, कार्बन 12 का मैस बिल्कुल होल नंबर में है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल मैस मौजूद नहीं है। हम मोस्टली देखते हैं कि आइसोटोपिक मैस फ्रैक्शंस के अंदर दिया होता है, लेकिन कार्बन 12 का मैस एग्जैक्टली होल नंबर्स के अंदर मौजूद है। द थर्ड वन रीज़न इज़ कार्बन 12 एक ऐसा आइसोटोप है जिसकी हैंडलिंग भी इजी होती है जब आप बाकी किसी भी सब्सटेंस का मैस मेजर कर रहे हों, तो इसलिए हम इसके साथ रिलेट करके मेजर करते हैं। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला मैसेज। तो हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के एटम का मैस, द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मीन्स किसी एक एलिमेंट के एक एटम का मैस जब हम उसे कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा। तो ज़ाहिर है मैस है तो मैस को मेजर करने के लिए कोई यूनिट भी मौजूद होगा। तो हमारे पास एटॉमिक मैस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है, दिस इज़ एटॉमिक मैस यूनिट। इसे कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट है। क्या होता है ये? The unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit। सबसे पहले हमें बताया गया कि एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इस यूनिट को। ऐसा यूनिट जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। हम एटॉमिक मास को इस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो इस यूनिट का रिलेशन क्या है कार्बन 12 के साथ? इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मीन्स कार्बन के एक एटम का 1/12 पार्ट 1 AMU होता है। अब हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसे एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे 1 AMU जो है इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो हम कैलकुलेशंस करते हैं। फर्स्टली हम ये देखते हैं, एक आसान सा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। वो ये है कि 1 AMU को अगर हम किलोग्राम या ग्राम के अंदर देखें तो वो किस चीज़ के इक्वल है? 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम ग्राम्स के अंदर देखते हैं तो 1 AMU 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल है। हम इसे प्रूव करेंगे और यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 1/12 वाला रिलेशनशिप। तो हम प्रूव करते हैं। 1 AMU को हम लिखते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जनाब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि कार्बन के अगर हम 12 ग्राम्स लेते हैं तो सिंपल सी बात है कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। दिस इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स जो कि 12 ग्राम्स के अंदर मौजूद होते हैं।
तो अब हमारा टारगेट क्या है, हमने एक कार्बन एटम का ग्राम्स के अंदर मैस चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे एटम्स को इस 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास एक कार्बन एटम का मैस ग्राम्स के अंदर आ जाए। जब हम ये डिवीजन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 1 कार्बन एटम का मैस हमारे पास आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। पावर माइनस में चली गई क्योंकि डिवाइड हो गई। अब हम ये देखते हैं ये 1/12 वाला क्या रिलेशन था। अब पहली चीज़ तो हमारा टारगेट था 1 कार्बन एटम का मैस फाइंड आउट करना, वो ग्राम्स में आ गया हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। अब हम इस मैस का 1/12 देखेंगे, तो इस मैस का जब हम 1/12 देते हैं मीन्स 1/12 ऑफ कार्बन एटम, तो हम क्या करेंगे, इस एक कार्बन एटम के ग्राम्स के अंदर दिए गए मैस को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एज इट इज़ रहेगी 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब हमने करना क्या है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हुए हमेशा वैल्यू मज़ीद छोटी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू मज़ीद छोटी होके आंसर हो जाएगा 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये चीज़ देखें, ये चीज़ हमारे पास ये जो किलोग्राम के अंदर वैल्यू आई है 1/12 ऑफ कार्बन एटम की, ये हमारे पास ऊपर आप देखें 1 AMU के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि कार्बन के एक एटम के मैस का 1/12 पार्ट 1 AMU होता है। अब आपको पिछली स्टेटमेंट की होप्स हो अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पहली चीज़ तो यही आ सकता है कि प्रूव करें 1 AMU कैसे इक्वल है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के, या फिर 1 AMU इक्वल है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के। तो आपने ये प्रूव करना है इन कैलकुलेशंस की मदद से। उसके साथ ही आप को क्लियर करना है अपने माइंड में ये चीज़ कि 1 AMU हमेशा कार्बन के एक एटम के 1/12 पार्ट के इक्वल होता है। उसके साथ हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हम क्लोरीन के अंदर पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मैस कैलकुलेट करेंगे। पीछे हमने पढ़ा है कि रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है, हम क्लोरीन के अंदर वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए, कौन सी वैल्यूज़ नाउन होनी चाहिए, तो वो है क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स का हमें पता होना चाहिए। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 1735 एंड द क्लोरीन 1737। लेकिन जब हम आइसोटोप्स बोलते हैं तो हम सिंपली ने बोलते हैं द फर्स्ट इज़ क्लोरीन 35, द सेकेंड वन इज़ क्लोरीन 37, क्योंकि आइसोटोप्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशन होता है। तो आइसोटोप्स के बारे में जानने के लिए या फिर ये जानने के लिए कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स क्यों होते हैं या फिर किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होंगे, आपको कैसे पता चलेगा, इसी चैनल के ऊपर कैम ऑनलाइन के ऊपर आपको एक आइसोटोप्स एंड नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स पे लेक्चर दिया गया है। तो काइंडली वो विज़िट कर लें, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस वीडियो की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो अब हम साथ साथ देखते हैं कि इन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, मींस ये नेचर में कितने परसेंट पाए जाते हैं। तो क्लोरीन 35 75% पाया जाता है नेचर के अंदर और क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। मीन्स जब भी आप क्लोरीन का कोई सैंपल लेंगे तो उसके अंदर ये दोनों आइसोटोप्स इसी परसेंटेज के साथ मौजूद होंगे।
तो हम देखते हैं कि अब रिलेटिव आइसोटोपिक मास पे आ जाते हैं। क्लोरीन 1735 वाले का आइसोटोपिक मास कितना है? दिस इज़ 35 AMU, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी एटम के मास को AMU में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला आइसोटोप है जो कि हैवियर आइसोटोप है, उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है 37 AMU। तो अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला पुट करते हैं। रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ लाइटर आइसोटोप मीन जो हल्के वाला कम मास वाला आइसोटोप है, पहले उसका आइसोटोपिक मास लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द लाइटर आइसोटोप। तो हम लाइटर लिखने की बजाय, इतना लंबा लिखने के बजाय फार्मूला के अंदर ये लिख दिया है क्लोरीन 1735 मीन्स 35 वाले की रिलेटिव अबंडेंस plus relative isotopic mass of the heavier isotope multiplied by the relative abundance of the chlorine 1737। अब मतलब 37 वाले की relative abundance के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 37 वाले आइसोटोपिक मास को। डिवीजन है इस फार्मूला के अंदर 100 से, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का वैल्यूज़ जब पुट करेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू के अंदर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ इकट्ठा आ रहा हो, तो हम कैलकुलेशन करते हैं डिमास रूल के अकॉर्डिंग। मीन्स पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो हो नहीं रही, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन किसकी करेंगे? आपको तो लगेगा कि पहले ये कैलकुलेशंस करनी चाहिए कि इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं, पहले डिवीजन करेंगे। किसकी करेंगे? 75 को आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 या 0.75 भी उसे कहते हैं। उसके बाद 25 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब उन वैल्यूज़ को इन फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है। अब डिवीजन तो आप कर ही चुके हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को 35 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा जनाब? वो आ जाएगा 26.25 प्लस। अब 0.25 को आप 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 कैसे आया था? 25 को 100 के साथ डिवाइड करने से। जब आप 0.25 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 37 का सिर्फ 25% लेना है। इसी तरह से 35 का 75% लेना है। तो ये वैल्यू आपको एक और फिगर भी क्लियर करिए कि अगर आपको कुछ चीज़ों की परसेंटेज चेक करनी हो कि ये चीज़ इतने परसेंट है, तो आप किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं। 26.25 यहाँ पे आंसर आ रहा है, प्लस 9.25 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आंसर आ रहा है। इन दोनों को अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का स्टेप होता है, दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर बनता है 35.5 AMU। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखते हैं कि नियॉन, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। मैं सिर्फ मोलर एटॉमिक मास, इनका आइसोटोपिक मास बोल रही हूँ। रीज़न ये है क्योंकि हमारा कंसर्न ही आइसोटोप्स के साथ, उनके मास के साथ होता है। रिलेटिव अबंडेंस की बात करें, नियॉन 20 वाला 90.92% है, नियॉन 21 0.26% है, नियॉन 22 8.82% है। तो अब सिमिलर फार्मूला जो आपने पीछे पुट किया था वही फार्मूला लगाना है। यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिख रही दोबारा। रिलेटिव एटॉमिक मास नियॉन का फाइंड आउट करना है तो वही फार्मूला है, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। मीन्स लाइटर आइसोटोप का आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस प्लस रिलेटिव isotopic mass of heavier isotope multiplied by its relative abundance plus isotopic mass of the heaviest isotope multiplied by its relative abundance divided by 100। कैलकुलेशन आपने सिमिलर पैटर्न से करनी है जैसा पीछे आपको समझाया है, तो आपके पास आंसर आता है 20.18 AMU। अब यहाँ से कर लेते हैं। तो
आपके पास उसमें नियॉन 20 वाला आइसोटोप भी होगा, 21 वाला भी, 22 वाला भी, लेकिन जब आप उसका एवरेज मैस या फिर रिलेटिव एटॉमिक मैस निकालेंगे तो वो फ्रैक्शंस में आएगा। दिस इज़ 20.18 AMU। इसके साथ हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रिलेटिव आइसोटोपिक मैस क्या होता है। जब आप किसी एलिमेंट के एक आइसोटोप का मैस कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके ले रहे हैं तो वो आपका रिलेटिव आइसोटोपिक मैस होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि क्लोरीन 35 का आइसोटोपिक मैस जो कि रिलेटिवली है 35 AMU, इसी तरह रिलेटिव आइसोटोपिक मैस क्लोरीन 37 का है 37 AMU। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। किसी भी एक मॉलिक्यूल का मैस जब आप कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके लेते हैं तो वो आपका होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो इसकी एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएगी एग्जांपल्स देख के। अगर हम वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस लें तो दिस विल बी इक्वल टू 18 AMU। ये मैस कभी भी 18 ग्राम नहीं होगा, दिस विल बी 18 AMU, क्योंकि ये है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस और ये किसी एक मॉलिक्यूल का है, और एक मॉलिक्यूल इतना हैवी नहीं हो सकता कि ग्राम्स के अंदर उसका मैस मेंशन किया जाए। अगर हम ग्राम्स में मेंशन करते हैं तो हमें पावर्स लगानी पड़ती हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस देखा जाए तो दिस इज़ 44 AMU। ये कैसे आया है, एक कार्बन एटम का मैस होता है 12 AMU और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 2 ऑक्सीजन्स हैं, एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16 AMU। 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 प्लस द मैस ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज़ 12, तो दिस विल इक्वल टू बी 44 AMU। इसी तरह से हम रिलेटिव फार्मूला मैस देखते हैं तो द मैस ऑफ अ फार्मूला यूनिट मींस मॉलिक्यूल नहीं, अगर आपके पास कोई फार्मूला यूनिट मौजूद हो और आप उसका मैस कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके ले रहे हैं तो दिस विल बी द रिलेटिव फार्मूला मैस। रिलेटिव फार्मूला मैस NaCl का देखते हैं क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मौजूद होते हैं। अगर हम इन दोनों के मैसेज को प्लस करें, Na का मैस होता है 23 AMU, Cl का मैस होता है 35.5 AMU, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 58.5 AMU। तो रिलेटिव फार्मूला मैस हमारे पास NaCl का है 58.5 AMU। उसके बाद रिलेटिव फार्मूला मैस सोडियम सल्फेट का, इसका फार्मूला है Na2SO4, ये आएगा 142 AMU। कैसे आएगा, एक सोडियम का मैस है 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो 46 आ जाएगा। 46 के अंदर आप एक सल्फ़र का मैस जो कि 32 AMU है प्लस करेंगे। 46 के अंदर जब आप 32 प्लस करेंगे तो वो 48, 58, 68, 78 हो जाएगा। 78 के अंदर जब आप 4 ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 64 AMU मैस है प्लस करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 142 AMU। दिस इज़ द रिलेटिव फार्मूला मैस ऑफ सोडियम सल्फेट। होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे विद एग्जांपल्स। ये लेक्चर FSC के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट 1 और MD-CAT के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम आपकी डिमांडिंग वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच। और मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करूँगी एक कोटेशन के साथ, आस्क योर सेल्फ इफ़ यू आर डूइंग टूडे इज़ गेटिंग यू क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। क्या आज आप जो कर रहे हैं वो आपको उसके करीब ले जा रहा है जो आप कल को बनना चाहते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म हुआ।